साथियों, अक्सर हमारे जीवन में हम सभी के साथ ऐसा होता रहता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, कठोर से कठोरतम परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। और जब हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है तो क्या होता है कि हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और मन में तो कई तरह के नकारात्मक भाव पनपने लगते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हमारा भाग्य ही खराब है, हम बहुत अनलकी हो चुके हैं, पता नहीं ईश्वर हमारी सहायता क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं फिर उसका फल ठीक से हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो चलिए इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की के बारे में हमेशा वो सोचता रहता था, बहुत आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता था। परिणाम स्वरूप उसने मेहनत भी किया और कठोर से कठोरतम परिश्रम भी किया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं, उनकी उस पर बहुत अधिक कृपा है। वह व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय क्या करता था कि वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाया करता था और जब वह समुद्र की लहरों को जब देखता था तो उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं, उसे कुछ आकर के बता रहे हैं। उसे यह शाम का सुहावना जो मौसम होता था बहुत ही उसे अच्छा लगता था। समुद्र की रेत पर जब वह अपने कदम बढ़ाता था तो उसके पैरों के निशान जब वह देखता था तो उसे यह महसूस होती थी कि यह मेरे नहीं बल्कि यह ईश्वर के ही पैरों के निशान हैं। इससे उसका आत्मबल जो था बहुत अधिक बढ़ जाता था। इस प्रकार से उसने धीरे धीरे तरक्की करते हुए बहुत कुछ प्राप्त किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक फैक्ट्री, एक कंपनी खड़ा कर लिया। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार का एक अकाट्य एवं अटल सत्य नियम है कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त जरूर होता है। समय का चक्र है, यदि घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर होती हैं तो कुछ समय के बाद वो दोनों नीचे जरूर आती है। इसी कारण से उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी जो तरक्की जो थी, उसकी जो कंपनी जो थी वो घाटे में जाने लगी। जहां लाखों का उसे प्रॉफिट हुआ करता था अब उसे धीरे धीरे नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ दिए थे वो अब उसे छोड़ करके जाने लगे। वो बेचारा ये सब देख करके बहुत सोच में पड़ गया, बहुत निराश हो गया, उसे चिंता सताने लगी, उसे बहुत दुख हो रहा था। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का उसे हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे इन दिनों जाया करता था तो दुख के कारण उसे अपने ही पैरों के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उसे लगने लगा था कि भगवान अब उसके साथ नहीं हैं। ये सब देख करके वह बहुत ज़्यादा दुखी था और सोचने लगा कि जब अच्छा समय था तब भगवान उसके साथ थे, लेकिन जब आज बुरा समय आ गया है तो सब उसके साथ छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार अब उसका भगवान से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा था। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने अपनी हार मानी? जी नहीं, बिल्कुल उसने हार नहीं माना, बल्कि उसने अपनी हिम्मत रखा और जो भी चीज़ें उसने सीखी थी, जो भी अनुभव उसने पाया था, उन चीज़ों को, उन अनुभव को फिर से बड़ी ईमानदारी के साथ में उसे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसकी स्थिति बेहतर से और बेहतर धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फिर उसका लॉस जो था वो धीरे धीरे प्रॉफिट में बदलने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्या कि उसका विश्वास, उसकी हिम्मत, उसका जुनून, उसकी प्रतिदिन की तरह रोज समुद्र के किनारे घूमना, इस चीज को उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक शाम समुद्र के किनारे टहलते हुए उसे यह एहसास हुआ कि भगवान उससे पूछ रहे थे कि क्या मुझसे नाराज हो? तब उसने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जी बिल्कुल मैं आपसे बहुत अधिक नाराज हूं, क्योंकि जब मैं दुख में था तब आपके पैरों के निशान मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ नहीं थे। तब जानते हैं ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। और बात रही पैरों के निशान नहीं दिखाई देने की, तो ध्यान देना, वो पैरों के निशान मेरे नहीं, वो पैरों के निशान अरे भोले मानो तुम्हारे ही थे।
लेकिन उस दुख की घड़ी में तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि उस दुख की घड़ी में मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था। इसी कारण तुम्हें तुम्हारे पैरों के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो साथियों, हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पीछे, हमारे आगे, हमारे चारों तरफ रहता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हाथों की जो लकीरें होती हैं उनसे पहले ये हमारी उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। साथियों, आज मैं आप सबसे एक दुनिया की ऐसी पावरफुल चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम सब के लिए, जो आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी का चक्र चलता है, उसी का फेर होता है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो मैं बता दूं कि आखिर वह चीज़ क्या है। तो वह चीज़ है समय। जी हाँ, हमारा समय। तो चलिए समय के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक फ्री वाला काम करते चलिए। यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि समय का सही जगह पर उपयोग हमारे लिए जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सफल एवं मेहनती लोग होते हैं वे भली भांति इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें समय का सही उपयोग कैसे और कहां करना चाहिए। लेकिन असफल लोग समय का बिल्कुल भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप वो दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होकर के परेशान हो जाते हैं। देखिए, समय तो भैया उनके पास भी एक ही समान होता है, लेकिन होता क्या है कि वो उसे गलत काम में या उसको व्यर्थ में ही उसको गंवा देते हैं। अक्सर हम सब भी जो क्या होता है कि यही सोचते रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब देखा जाएगा, तब कुछ किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यदि यह समझ हम अपने अंदर विकसित कर लें, अपने मन में ये हम बिठा लें कि समय कभी आता नहीं है, बल्कि समय जो है हमेशा वो जाता ही जाता रहता है, और इसको यूज करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए पीछे से नहीं बल्कि हम समय को आगे से पकड़ लें, यदि उसको आगे से हम यूज कर लें, उसके लिए हम प्लानिंग कर लें, तो ही यह सही तरह से हमारे लिए लाभदायक हो पाता है। जो हमारा अभी का, जो ये वर्तमान का जो समय है, उसी को यदि हम श्रेष्ठ मान करके अपने कार्यों को यदि सही तरीके से पूरे एफर्ट के साथ में हम करने लग जाएंगे, तो वही जो हमारा समय होता है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए मैं बता दूं कि समय श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि समय को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है। और यह भी सत्य एवं पूर्ण अनुभव की बात है कि जब हम गुजरे हुए समय पर जब कभी अफसोस कर रहे होते हैं या हम कभी पछता रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उस वक्त भी जो हमारा समय होता है वह भी गुजर ही रहा होता है। देखिए, इस दुनिया में क्या होता है कि सबको जो है ना, एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, सबको बराबर मिला हुआ है समय। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को क्या करते हैं, अपनी मेहनत एवं सच्ची लगन से इसको धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बना लेते हैं, और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बस रोते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि उनके पास जो है ना, वो टाइम की नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की कमी है। यदि आज हम समय की कीमत को नहीं पहचानेंगे, यदि इसका सही उपयोग नहीं करेंगे, इसकी हम कद्र नहीं करेंगे, तो कल दुनिया भी हमारी कद्र बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि यदि हमारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, लेकिन यदि वक्त बुरा हो जाता है तो अपने भी जो होते हैं वो पराये बन जाते हैं। इसलिए वक्त को कभी भी बुरा नहीं माने, क्योंकि उसकी एक विशेषता है कि वक्त कितना भी मुश्किल हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, वो बदलता जरूर है। देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर होती हैं तो कुछ ही घंटों बाद वो दोनों नीचे भी अवश्य आती है। यही तो समय का फेर है। एक चीज और बता दूं कि यह जो समय है ये बहुत ही अनमोल होता है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमीर से अमीर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो,
वो बीते हुए वक्त को खरीद नहीं सकता है। और इसी दुनिया में कोई कितना भी गरीब से गरीब क्यों नहीं हो, यदि वो चाह दे, यदि मन में ठान ले, तो अपने आने वाले वक्त को बदल नहीं सकता हो। बिल्कुल यह सत्य है। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि वक्त हमें बदले, हम वक्त को बदल दें। इस बात में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएं यह तय करने में कि हमें करना क्या है, वरना समय तो यह तय कर ही लेगा कि वो हमारा क्या करेगा। जीवन में अच्छा समय हमेशा खुशियां लाता है और बुरा वक्त भी हमें एक नया अनुभव दे करके जाता है, एक नई सीख दे करके जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा एवं बुरा वक्त दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का कोई आधार नहीं होता है, दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति कठिन समय में भी, कठिन वक्त में भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। और नासमझ व्यक्ति क्या करता है? नासमझ व्यक्ति बहाना ढूंढता है, तरह तरह के आरोप लगाता है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि समय का सही से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो वह बहुत जख्म देता है। इसीलिए तो घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। तो साथियों, आई होप कि यह मेरी जो वीडियो है यह आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए सामान्य नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या से सभी छात्र छात्राएं बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनके पठन पाठन पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। तो चलिए इस समस्या के समाधान की तरफ हम लोग बढ़े। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूं वह समस्या है पढ़ते समय अक्सर नींद आ जाना। जी हां, पढ़ाई के समय में न चाहते हुए भी नींद का आ जाना। यह अक्सर हम सब ने अनुभव किया होगा कि जब भी कभी हम टीवी देखते हैं या हम गेम खेलते हैं या कोई अपने अन्य कार्य करते हैं या साथी मित्रों से बातें करते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हम जब कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें झपकी आनी शुरू हो जाती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, जबकि हम रात में पूरी तरह से अपनी नींद को पूर्ण भी कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो माइंड सेट है वो सही नहीं है, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल भी पढ़ने का कार्य पसंद नहीं आ रहा है, उसमें हमारी रुचि ही नहीं जग रही है, पढ़ाई के प्रति हम आकर्षित ही नहीं हो पा रहे हैं, हम इसका जो महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम बोर हो जा रहे हैं। तो चलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ अचूक उपाय आप सबको बताने जा रहा हूं जिसके प्रयोग से आप नींद के चुंगल में फंसे बिना ही देर तक पढ़ सकते हैं, देर तक याद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपना माइंड सेट पहले बदलना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने विषय के प्रति आपको रुचि जागृत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, हमेशा अपने एग्जाम को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि इससे आपके अंदर जो है एक प्रकार की झंझनाहट, स्फूर्ति, एक प्रकार का जो है ताजगी आ जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। और हां, जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कंसंट्रेशन के साथ में बैठिए, आपके शरीर के साथ साथ आपका जो मन है वो भी वहां होना चाहिए। नहीं तो अक्सर हमारे यहां कहा जाता है कि बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर। नहीं, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके शरीर के साथ आपका दिमाग, आपका मन भी वहीं पर होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जब भी स्टडी करने के लिए बैठें तो बिस्तर पर बैठ करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, बल्कि टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ें। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बिस्तर जो होता है वो सोने के लिए होता है, न कि पढ़ने के लिए होता है। यदि इसके बाद भी आपको नींद सताए तो मैं आपको बता दूं, आप तुरंत उठिए और ताजा पानी पी लीजिए, आंखों पर पानी के छींटे मार लीजिए, ताजे पानी से जो है कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर को धो लीजिए, क्योंकि नींद का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह पानी ही होता है।
इसके अलावा आप एक और कार्य कर सकते हैं, आप नींद के समय में लेखन कार्य कर सकते हैं। आप जो है पुस्तक हाथ में लेकर के मुंह से बोल करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यदि स्पेस है, जगह है, तो वहां पर आप टहल करके, घूम करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ें जहां पर रूम में सनलाइट आती हो या जो बाहर का जो प्रकाश है वो आता हो, वहीं पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करें। नींद एवं सुस्ती आने का एक और वजह है, वह है आपका संतुलित भोजन का सेवन न करना। अतः भोजन जो है वह संतुलित एवं संयमित ले, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और ओवर भोजन करने से हमारी जो मस्तिष्क की जो शक्ति होती है, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, वो भोजन को पचाने में लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और पढ़ते समय हमें नींद आने लग जाती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों पर आप अवश्य विचार करेंगे और विचार के साथ साथ इन पर आप आचरण भी करेंगे। साथियों, अक्सर आपने ऐसा कहता हुआ जरूर सुना होगा कि हर एक आदमी एक ही जैसा होता है। फिर ऐसा क्या है कि 98% लोग दुनिया के शेष 2% लोगों के लिए काम करते हैं? तो आप पूछना भी चाहेंगे कि उन 2% लोगों में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खूबी है जो बाकी के 98% लोगों में नहीं है? तो मैं बता दूं कि उन 2% लोगों में जो चीज है वह है उनकी सोच, उनका सोचने का ढंग, उनका काम करने का तरीका, उनका अपना चिंतन। आपने कहीं सुना भी होगा कि हम वो जरूर कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक कभी सोचा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम कुछ ठीक से सोचते ही नहीं हैं, और यदि हम सोच भी लेते हैं तो उसको करते नहीं हैं, और यदि करते हैं तो होता नहीं है। देखिए, इस दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक एम्पायर या हर एक चीज़ जो है वह किसी न किसी की सोच ही होती है, लेकिन हमारी सोच छोटी होती है। जानते हैं छोटी सोच से क्या होता है? छोटी सोच हमारे जो पंख जो होते हैं उसको वो काट डालती है, जो हमें खुले आसमान में उड़ने की अपेक्षा हमें जमीन पर ही चलने को मजबूर कर देती है। जबकि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूना होता है, आसमान की बुलंदियों को छूना होता है। देखिए, हमारी जो सोच होती है वही हमारे सपनों को भी डिसाइड करती है, और हमारे सपने जो होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से हमारी सोच यदि छोटी होगी तो हमारे सपने भी छोटे हो जाएंगे, और यदि हमारे सपने छोटे हो जाएंगे तो फिर फ्यूचर कैसे बड़ा हो सकता है? इसलिए मैं आपको बता दूं, आज एक अजीब विडंबना वाली बात हमेशा हमारे साथ होती रहती है। हमारे जीवन के हर कदम पर, हर क्षेत्र में हमारे मन मस्तिष्क में यह बात बैठा दी जाती है, क्या कि जितनी लंबी चादर है उतना ही पांव पसारिए। अरे भैया, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जहां हमें अपने पांव के अनुसार अपनी चादर को भी लंबी कर लेनी चाहिए। आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? अरे, समयानुसार बदलाव करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से वो हमारे हित में ही होता है। देखिए, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच एक नवांकुरित कोमल बीज की तरह है। यदि एक बीज को सही मिट्टी एवं उसे सही पोषण, सही पानी मिल जाए तो कुछ ही समय बाद वह बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वह एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से हमारी सोच को भी यदि सही दिशा मिल जाए, सही दशा मिल जाए और उचित समय मिल जाए तो इसी सोच से एम्पायर तक बन सकते हैं। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि सही सोच के साथ साथ हमें कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सोच अगर सफलता के रास्ते की पहली सीढ़ी है तो कठोर परिश्रम जो है वह सफलता की दूसरी सीढ़ी है। क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से तो हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी ठीक ठीक संपादित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें अपने हाथ, अपने पैरों को चलाना पड़ता है, यानी कि एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो फिर केवल सोचने मात्र से हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, उन्हें हम पूरा कैसे कर सकते हैं? इसलिए सही सोच के साथ साथ सही लगन एवं कठोर परिश्रम भी हमें करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम सही समय पर सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें।
साथियों, क्या आप कोई भी काम करने से पहले इन दो बातों पर विचार करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कोई भी नया कार्य करेंगे या कोई भी नई डिसीजन लेंगे या कोई भी योजना बनाएंगे तो उससे पहले ज़रूर आप इन दोनों बातों पर अवश्य विचार करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से वे दो बात हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि वे दोनों बात कौन सी है। तो वे दोनों बात है क्यों और कैसे। जी हाँ, व्हाई और हाउ की। जैसे कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम उसे ऐसे ही एकाएक अचानक तो करेंगे नहीं, और यदि कर देते हैं तो बिल्कुल मत किया कीजिए, बल्कि क्यों और कैसे पर सोच विचार करके उस कार्य को शुरू कीजिए कि वह जो कार्य आप करने जा रहे हैं वह क्यों करने जा रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी ड्रीम हो या कोई भी योजना हो, या आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई नया कार्य करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइफ में कोई टीचर बनना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबसे पहले अपने विजन को वो क्लियर करें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, इस पर जरूर विचार करें। यदि इस पर विचार करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक सेवा की भावना है, आपके अंदर परोपकार करने की भावना है, आपके अंदर इलाज करने की भावना है। वैसे भी आज के वर्तमान समय में डॉक्टर्स की बहुत ही अधिक प्रासंगिकता है और उनकी बहुत अधिक आवश्यकता भी है। इसलिए कभी भी और कुछ भी करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्यों से शुरू कीजिए, और जब क्यों का जवाब मिल जाए तब कैसे पर फोकस करना शुरू कीजिए। और कैसे के लिए मैं बता दूं कि आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने उपलब्ध संसाधन और जो आपका वातावरण है उसका सही सही आकलन कर लीजिएगा, जिससे कि बीच में यदि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा यदि डिस्टरबेंस आता है तो उसका आसानी से आप सामना करके उसे सफल बना लें। साथियों, ये क्या और कैसे के अलावा एक और तीसरी बात भी है जो हमारे मन में आती रहती है, और वह बात है कि जैसा होगा देखा जाएगा। अर्थात हम बिना विचारे ही, बिना सोचे ही उस कार्य को शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाता है, वह हमारे अनुसार सफल नहीं होता है। वैसे भी आपने सुना भी होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जी बिल्कुल सही सुना होगा। यह कार्य जो है बिना विचारे करने वाला कहीं से भी उचित नहीं है। अतः पाछे पछताने से अच्छा है कि क्यों और कैसे पर फोकस करें और अपने जीवन के सपनों को साकार करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। साथियों, आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि सफल होना चाहते हैं, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वह स्ट्रेटजी क्या होगी, चलिए इसी के ऊपर हम आज आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बताता हूं कि जब किसी चीज को पाना होता है, जब किसी चीज को हमें प्राप्त करना होता है तो हमें स्वयं खुद उठ करके उसके पास जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए जब हमें प्यास लगती है तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम जो है हम पानी पीने के लिए स्वयं उसके पास चले जाते हैं, वह तो हमारे पास कभी चलकर आता नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हर संभव सही दिशा में एवं सही तरीके से प्रयास करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, क्योंकि मंजिल कभी भी चल करके हमारे पास आने वाली नहीं है। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए हमें सार्थक एवं कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी सफलता का जो निर्धारण होता है वह हमारी मेहनत से ही होता है। हम जितना अधिक मेहनत करते हैं, हम जितना एफर्ट लगाते हैं, उसी के हिसाब से वांछित परिणाम भी तो हम प्राप्त करते हैं।
देखिए, जिस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आँख, नाक, हमारे कान, ये हमेशा क्या है, हमेशा अपने कार्य को करते रहते हैं। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है वो कभी भी नहीं रुकता है, हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है, वैसे ही हमें भी लगातार अपने कार्यों के प्रति कार्यशील होना पड़ेगा। लेकिन सत्य यह भी है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। यदि वास्तव में इतना आसान होता तो आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर शख्स आज सक्सेसफुल होता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो आती हैं, अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। समय समय पर इनमें जो है विसंगतियां, बहुत सारी विडंबनाएं आती रहती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं, हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जो उन परिस्थितियों का जो सामना करता है और अपने कदम को निरंतर आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है, वो अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेता है, उसे उसका जो लक्ष्य है जरूर अचीव हो जाता है। देखिए, प्रकृति का भी एक नियम है, जैसे कि ये नदियां जो होती हैं, इन नदियों का एक स्वभाव है निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाना। ये अपने कुल किनारों के मर्यादाओं को भंग करती हुई, निरंतर उछलती कूदती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। और जब तक सागर में नहीं मिल जाती है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक वो रुकती नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठिए, जागिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य अचीव नहीं हो जाए, वह प्राप्त नहीं हो जाए और आपको पूर्ण रूपेण संतुष्टि न मिल जाए। साथियों, मैं आप सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद मन से पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने फॉलो कर लिया, इसका पालन कर लिया, अपने व्यवहार में इसे उतार लिया, तो फिर पढ़ाई तो क्या, आप किसी कार्य को मन लगाकर कर सकते हो, किसी भी आदत को अपने जीवन का अंग बना सकते हो, जिसे अभी तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपने से एक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न पूछे कि मैं यह कार्य क्यों करना चाहता हूं, इसका क्या कारण है, इसका करने के पीछे रीजन क्या है। तो मैं बता दूं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने गोल को सेट करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अपना लक्ष्य ही मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण वे लक्ष्य विहीन होकर के व्यर्थ में ही अपना सारा समय गंवाते रहते हैं। इसलिए जब तक आप अपना एक उद्देश्य नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर सजगता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, उत्सुकता भी नहीं आएगी, आप में क्यूरियोसिटी ही उत्पन्न नहीं होगी। और जब क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब आपका मन नहीं लगेगा किसी भी कार्य को करने में। इसलिए सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका अभी जो सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए स्टडी करना। जी हां, पढ़ाई करना। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो बिना किसी के कहे ही आप स्वतः अपने आप ही सजग हो करके खुद बुक लेकर के पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन एक चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय एकदम से ही बहुत बड़ा गोल सेट बिल्कुल ना करो। ऐसा करने से आप खुद भी परेशान हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें समयानुसार धीरे धीरे प्राप्त करते हुए अपने आप को इंप्रूव करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो सर्वप्रथम अपने सबसे छोटे लक्ष्य को, अपने पढ़ाई को अपनी एक आदत बनाओ, अपने हैबिट बना लो, क्योंकि हैबिट से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, सर्वसुलभ बन जाते हैं। देखिए,
किसी भी चीज़ को आप यदि अपना हैबिट बनाना चाहते हो और वह स्टार्टिंग में रुचिकर नहीं लगता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि उसे करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल होती है। जैसे पढ़ने की हैबिट बनाने के लिए एकदम से शुरुआत में 2-3 घंटे ना पढ़ करके रोज कुछ एक पेज ही पढ़ना शुरू करो, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन इसे रेगुलर एवं पूरी ईमानदारी से करना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि शुरुआत में जब कोई बड़ा गोल दे दिया जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उस गोल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन शुरुआत में जब छोटे छोटे लक्ष्य दिया जाता है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी हमारे जीवन में सबसे मुश्किल होता है किसी कार्य को शुरुआत करना, स्टार्ट करना। लेकिन जब हम प्रथम बार एक स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद तो फिर आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जब आप किसी कार्य को शुरू करना सीख जाते हैं तो फिर आगे आपको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद तो आप खुद अपने आप को ही इंप्रूव करने लग जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल जब कोई व्यक्ति सीखता है तो वह पहली बार जब चलाने की कोशिश करता है तो उसके सामने बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब एक बार उसको डगरा लेता है, रनिंग शेड्यूल में जब आ जाता है, तो फिर तो वह खुद ही पैडल मारने लग जाता है, खुद ही उसका गियर चेंज करके स्पीड को अपने आप घटा और बढ़ा लेता है और बहुत जल्दी उसके सारे कंट्रोल सिस्टम से परिचित होकर के उसे अच्छी तरह से संचालित करने लग जाता है। इसी प्रकार से पढ़ाई को भी प्रथम लक्ष्य बना लेने के बाद उसमें आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आने लगेगा तो फिर तो क्या पूछना, फिर तो ये मन भी हमारा उसमें लगने लगेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम एक पेज, जी हां, कम से कम एक पेज किसी भी विषय का जरूर पढ़िएगा और आज से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप उन स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं जो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो सफर में भी धूल को गुलाल समझता है। इसलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको अवश्य ही पसंद आया होगा। साथियों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं स्पेशल टॉपिक पर। आज जो तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूं, उसे जानने के बाद आप जो भी विषय हो या जो भी टॉपिक हो उसे लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हो। यदि आपने एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लिया या समझ लिया या उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो इस टेक्निक से आप उसे उचित समय पर आसानी से यूज कर सकते हो और किसी को समझा भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दिमाग की जो क्षमता होती है वो बहुत ही पावरफुल है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी हम याद करते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत परिश्रम से हम करते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद क्या होता है, उसे तुरंत विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। वो चाहे कोई सब्जेक्ट हो या कोई क्वेश्चन हो या हमारे ऑफिस से रिलेटेड ही कोई मैटर हो। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमें जल्दी याद हो जाती है, या जिसमें हमारा मन लग जाता है वो अच्छी तरह से हमें जल्दी याद हो जाता है। एक चीज़ और, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ आसान है और वो चीज़ कठिन है, ये चीज़ इजी है और वो टफ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है, बल्कि रियल बात यह है कि जिस चीज़ में आपका मन लग जाता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है और वो आसान भी हो जाती है, और जिसमें हमारा मन नहीं लगता है या समझ में नहीं आती है वह टफ हो जाती है।
इसलिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि आपको जो चीज पढ़नी है उसे अपने आप को अच्छा लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अच्छा लगता किसे है? तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा हमारे दिमाग को लगता है, अच्छा हमारे ब्रेन को लगता है। दिमाग जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह उसके लिए रिएक्शन देता है। और मैं बता दूं कि रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं जी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक हां में होता है और एक ना में होता है। तो आपको अपने दिमाग से अच्छी चीज के लिए हां वाला रिएक्शन निकालना है। ऐसा करने से ब्रेन उस टॉपिक को एक्सेप्ट जल्दी से कर लेगा और वो चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी। एक चीज और, आपको यदि कोई टॉपिक याद हो जाए, उस पर आपका कमांड बन जाए, वो चीज आपको समझ में आ जाए, तो कोशिश करना है कि वो चीज किसी को जाकर के आप सुनाएं, आप उसे समझाएं, आप उसे बताएं, यहां तक कि किसी को पढ़ाने का प्रयास भी करें। ऐसा करने से आपकी जो नॉलेज है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आपके दिमाग में नए नए ट्रिक्स आएंगे, नए नए अनुभव भी आने लगेंगे। देखिए, पढ़ाना एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ाती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और संचय करने से घटता भी है। सुना है ना? बिल्कुल सुना होगा। देखिए, रियल बात क्या है, ये ब्रेन, ये दिमाग, ये बॉडी एक मशीन की तरह है और इस मशीन को आप जैसे चलाओगे, जैसे गाइड करोगे, वैसे ही यह चलेगी। इसके अंदर आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आप आउटपुट भी प्राप्त करोगे। यदि आप प्रॉपर तरीकों से इनको अप्लाई करोगे और प्रॉपर तरीकों से पढ़ाई करोगे तो यह निश्चित है कि आप प्रॉपर तरीकों से लाइफ में भी आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। आप मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड डिस्कशन, साथ में कंसंट्रेशन, ये सभी चीजें मिला करके अपने जीवन में अप्लाई करना। रिजल्ट आप देखना क्या आता है। आपका टारगेट पूरा होता हुआ नजर आएगा। खुद को अपने लक्ष्य के बड़े करीब, बहुत नजदीक पाओगे। आप अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे। तो साथियों, मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि कैसे आपको मैं इंपावर कर सकता हूं, कैसे आप बेहतर बन सकते हैं, कैसे आपका जो करियर है, आपकी लाइफ हमेशा ग्रो करती रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा। साथियों, क्या हुआ कि एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए। तभी पानी में एक बिच्छू का बच्चा गिर गया। उस महात्मा को उस बिच्छू के बच्चे को देख करके उस पर दया आ गई। वे उस बिच्छू के बच्चे को बचाने का प्रयास करने लगे। तभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू का बच्चा है, काट लेगा, डंक मार देगा। महात्मा ने शिष्यों के बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और अपने सहज स्वभाव के अनुसार पानी में उस बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ा करके एक झटके में उसे बाहर निकाला कि उस बिच्छू के बच्चे ने अपने स्वभाव के अनुसार उनको डंक मार दिया। गुरु के मुंह से आह निकल गई। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपने सही नहीं किया, आपने हमारी बात भी नहीं मानी। हम बोल रहे थे ना कि बिच्छू है, काट लेगा, डंक मार देगा, लेकिन आपने नहीं माना। जानते हैं महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने कहा कि अरे नहीं मेरे भोले भाले शिष्यों, उस बिच्छू के बच्चे का स्वभाव था काटना और मेरा स्वभाव था बचाना। उसने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। कहा भी गया है, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। तो साथियों, ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जीवन में सफल होने के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो हार्ड वर्क भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि राइट डायरेक्शन को ढूंढने के स्किल को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। जी हाँ,
और स्मार्ट वर्क से ही आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से तथा सफलतापूर्वक कर सकते हो और आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। वैसे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, यहाँ तक कि सबसे अधिक हार्ड वर्क एक मजदूर करता है। लेकिन मेरी समझ के अनुसार हार्ड वर्क आपको तो करना ही चाहिए, लेकिन उसकी दिशा एवं दशा सही होनी चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए, अर्थात स्मार्ट होना चाहिए, जिससे कि कम एफर्ट लगा करके भी आप ज़्यादा वैल्यू को अचीव कर सको। वैसे भी आप यह सभी जानते हैं कि आज दुनिया में 80% लोगों का जो पैसा होता है वो मात्र 20% लोगों के पास है, और 20% लोगों के पास शेष बचे हुए 80% लोगों का पैसा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से आप किसी भी दुष्कर कार्य को बड़ा सुकर बना सकते हैं, किसी भी कठिन कार्य को बड़ा आसान बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपने समय, अपनी मेहनत एवं अपनी ऊर्जा को भी आप बचा सकते हो। लेकिन इसके लिए सटीक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो जानकारी के अभाव में क्या होगा कि आप परेशान हो सकते हो। जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एक बार एक व्यक्ति शहर में एक बड़े हार्डवेयर के दुकान पर गया और वहाँ जा कर के अपने लिए एक लकड़ी काटने वाला आरी मांगा। उसने कहा कि मैं अपने गांव में एक लकड़ियों का जो है मकान बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी हैं, इसलिए आप मुझे सबसे मजबूत एवं अच्छी आरी दिखाओ जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो। यह सुनकर के वह दुकानदार अपनी दुकान में गया और वहाँ से एक आरी ला करके उसे देते हुए कहा कि देखो भैया, मार्केट में उपलब्ध जो लेटेस्ट सबसे बेहतर जो आरी है वो यही है, क्योंकि अन्य आरियों से महीने भर में आप जितनी लकड़ियों को काट सकते हो, इस आरी से मात्र एक दिन में ही बड़ी सुविधापूर्वक काट सकते हो। और मैं इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। वह व्यक्ति आरी खरीद करके अपने गांव चला जाता है। लेकिन होता क्या है, ठीक 4-5 दिन के बाद वो व्यक्ति बड़े गुस्से में दुखी होकर के वापस उस दुकान पर आता है और वहां आकर के उस दुकानदार को आरी वापस करता है और बदले में अपने पैसे मांगने लग जाता है। दुकानदार ने भी उसे देखा और देख करके महसूस किया कि वास्तव में वह जो व्यक्ति है काफ़ी परेशान लग रहा था। उस आरी खरीदने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे बिल्कुल बेकार आरी दी है, इसीलिए अपने प्रॉमिस के आधार पर मेरे पैसे वापस कर दो। उस दुकानदार को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि ज़रूर मैं वापस कर दूंगा, और उसके हाथ से आरी लेकर के एक लकड़ी के ऊपर उसे रख करके जैसे ही चैन स्विच को दबाया कि उसमें से एक घर की आवाज़ आई, और पलक झपकते ही उस लकड़ी को मक्खन की तरह उस आरी ने साफ काट दिया। उसे देख करके वह व्यक्ति आश्चर्य के साथ एक झटके में खड़ा हो गया और बोला कि यह कैसे हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति अभी तक उस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था, एक सामान्य आरी समझ रहा था। इसलिए हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह कम ही लकड़ियों को काट पाया था, जबकि वह एक स्मार्ट आरी थी जिसका वह सही से उपयोग नहीं कर पाया था। इससे यह पता चलता है कि केवल हार्ड वर्क करने मात्र से ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वर्क से जल्दी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को यह पता होता कि पेड़ों को, लकड़ियों को काटने का एक अलग तरीका भी होता है, जिससे कई दिन के कार्य को एक दिन में भी किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति इतना कठोर मेहनत कभी भी नहीं करता और परेशान भी नहीं होता। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब किसी एक मेथड से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, जबकि उस पर बहुत अधिक मेहनत किया जा रहा हो,
तो क्यों ना उसके जगह पर नए मेथड्स को ट्राई किया जाए, एक स्मार्ट वर्क किया जाए। क्योंकि हार्ड वर्क क्या होता है कि ना आपसे ज़्यादा मेहनत करवाता है और आपका समय भी वो ज़्यादा लेता है। इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक विपरीत स्मार्ट वर्क आपसे बहुत कम मेहनत करवाता है और आपका समय भी कम लेता है। यह मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी बड़ा आसान बना देता है, इतना आसान बना देता है कि इसकी कोई हद ही नहीं रहती है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी सिद्ध होगा, इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अक्सर यही प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने सिलेबस को जल्दी याद कर पाएँ और हम अपने एग्ज़ाम में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके टॉपर स्टूडेंट्स बन जाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स समय पर अपने सिलेबस को पूरा करते हैं और एग्ज़ाम में भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यह ज़रूरी नहीं है कि अपने सिलेबस के हर हिस्से को, जी उसके हर हिस्से को पढ़ने के लिए ही आप बैठ जाओ, क्योंकि आपके बुक में जितने पेजेस होते हैं उसे पूरा पढ़ पाना आसान बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उतना ही मटेरियल पढ़ो जितने की आपको ज़रूरत हो। अर्थात आप क्या करो, लेस इज मोर। जी, लेस इज मोर, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास होगा उसे देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि पता नहीं इतना सारा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो देखिए, एक सर्वे के अनुसार हम एक साल में लगभग 5000 से ज़्यादा पेज के विषय वस्तु को हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको अपना जो मटेरियल है वो कम करना होगा। आवश्यकता से अधिक मटेरियल क्या होगा, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस कंपटीशन के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि केवल बहुत अधिक मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है तो यह भी गलत है, क्योंकि कम मेहनत करके भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो मेहनत करने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। आप कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा वैल्यू अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स कम समय में ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर गेन कर लेते हैं, अच्छी श्रेणी से वो पास भी कर जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका रैंक भी क्या होता है, सबसे बेस्ट हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, बुक्स पकड़े रहते हैं, पढ़ाई के अलावा अदर किसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वे क्या करते हैं, वे पढ़ने के लिए सही टेक्निक को नहीं अपना पाते हैं। वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, वो जो कुछ भी करते हैं ध्यान से करते ही नहीं है। अपनी एनर्जी को भी, अपनी ऊर्जा को भी क्या करते हैं, वो एक जगह सही से फोकस नहीं कर पाते हैं और डेली नियमित रूप से भी वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह एक इंसान हैं। वो आप ही की तरह क्लास में बैठ कर के वो पढ़ते हैं,
वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें वे जानते हैं और उसे वो पूर्ण रूपेण फॉलो भी करते हैं। जैसे कि यदि उन्होंने सोच लिया कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वे उसे ज़रूर पढ़ेंगे। वो पढ़े बगैर वो सोएंगे भी नहीं। वे लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। वे किसी चीज़ की जो है वो तैयारी जब करते हैं तो पूरे लगाव के, पूरे लगन के साथ करते हैं। जी, वो डे 1 से ही शुरू कर देते हैं, फर्स्ट डे से ही शुरू कर देते हैं। उनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे कुछ सेल्फिश भी होते हैं। जी, सेल्फिश होना भी ज़रूरी है। अब आप कहिएगा कि जी आप तो अब हमको अब सेल्फिश होना सिखा रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा रुकिए, अभी तक मैंने अपनी पूरी बात आपको नहीं बताई है। देखिए, हम सबको ज़िंदगी में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अर्थात समाज के प्रति जो है, जब हम समाज में रहते हैं तब हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबके काम आना चाहिए। वो एक अलग क्षेत्र है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब पढ़ाई की बात आए तब तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए। वैसे मैं भी क्लास में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि पढ़ने के मामले में विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। जी बिल्कुल, विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हों तो उसके पहले पढ़ाई को लेकर के आप सेल्फिश हो जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो घर के कुछ काम होते हैं, जो घरेलू वर्क होता है, जो आपके पापा के ऑफिस वर्क होता है, या कोई भी इस तरह के खेती बाड़ी का जो काम होता है, उधर से स्वयं को हटा करके अब पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दो। और हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम के समय में जल्दी ज़्यादा इमोशनली होने की भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यदि कहीं पर किसी की कोई बुराई कर रहा हो, किसी की बड़ाई कर रहा हो, किसी की चुगली कर रहा हो, किसी के सुख दुख की बातें कर रहा हो, तो उनमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप क्या करें कि वहाँ से अपने आप को हटा लिया करो, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। टॉपर स्टूडेंट्स की ये विशेषता होती है, जानते हो, कि वे क्या करते हैं, वे सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वे अपने जो विषय होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको वो बराबर और लगातार समय देते रहते हैं, क्योंकि वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी विषय को वे छोड़ करके चलते हैं और यदि उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही विषय उनको फेल करा देगा, वही उन्हें डुबा देगा। हाँ, लेकिन जिस विषय में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है, जो थोड़ा टफ होता है, उस पर वे कुछ ज़्यादा समय देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन आदतों को, आप भी इन हैबिट्स को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूपेण आप भी टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिम्मत ज़रूर बढ़ेगी, आपकी हिम्मत दोगुनी तेगुनी और चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी, और आप में क्या होगा, एक सार्थक परिवर्तन होगा और आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्दी ही आपसे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में बहुत शीघ्र ही मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जल्दी याद करने के वैज्ञानिक तरीके क्या है, अर्थात साइंटिफिक मेथड्स ऑफ क्विकली मेमोराइज। जी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलती रहेंगी। साथियों, विज्ञान हमें हमारी हर समस्या का विश्लेषण करते हुए विभिन्न तरीकों से उनका समाधान भी ढूंढने में बहुत ही सहायक होता है। तो जल्दी याद न होना भी अपने आप में एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान भी विज्ञान के पास है। तो आइए
इस वैज्ञानिक पद्धति से हम जल्दी समझने और सीखने का प्रयास करें। अक्सर हम लोग जल्दी याद करने के चक्कर में सभी चीजों को क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ही सही एवं वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जल्दी याद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक कामयाब एवं एक वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक एवं आसान है। जैसे कि सर्वप्रथम आप अपने मन से यह सोच बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि हर एक टॉपिक जो होता है वो रट करके ही याद किए जा सकते हैं। देखिए, सही तरीके से याद करने के लिए आप जो भी टॉपिक याद करते हैं, उस याद किए हुए टॉपिक को बिना देखे लिखें, और तब तक लिखें जब तक कि सही एवं संतोषजनक रूप में उसे आप लिख ना पाए। तब तक यह प्रयास जारी रखें, क्योंकि एग्जाम में हमें याद की हुई विषय वस्तु ही लिखकर प्रदर्शित करना पड़ता है। पढ़ते समय हम क्या करें कि जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें मार्कर से हाइलाइटेड करते चले या अंडरलाइन उसको कर दिया करें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हाईलाइट कर देते हैं तो हमारी जो नजर होती है उस पर जल्दी पड़ती है और हम उस चीज को ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। एक चीज और, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या लिटरेचर से संबंधित हो, पढ़ते समय आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपको खुद को यह समझाना है कि आप जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, आप जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, वह आप जस्ट किसी को समझाने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। वह कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त या आपका क्लासमेट, वो कोई भी हो सकता है जिसे उस प्रश्न के विषय में ठीक से पता नहीं है और आप उसको ये समझाना चाहते हैं। तो यदि आप माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि आप उसे किसी को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या होगा, आपका जो दिमाग है उस टॉपिक को, उस मैटर को कैच कर लेगा। इसके अलावा आप अपनी जो समझ है एवं जो अपने ज्ञान है उसको आप बढ़ाने के लिए पढ़िए। जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको अपनी समझ एवं नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ना है, तो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ना है, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, अपने एम को, अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ना है। जैसे आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको एक टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, आपको एक साइंटिस्ट बनना है, तो होगा क्या, तो पढ़ने के प्रति आपकी जो उत्सुकता है वो तीव्र हो जाएगी। पढ़ाई के प्रति आपकी चाहत, आपकी जो ललक है वो तेज हो जाएगी और पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। आप किसी भी विषय को जल्दी से समझ करके याद कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, और यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल एवं सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, एक बार क्या हुआ कि किसी नगर में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, एक महामारी आने वाली थी। उसने अपने आने से पहले राजा के यहाँ यह कह करके एक संदेश भेजवाया कि मैं आपकी नगरी में आने वाली हूँ और मैं हजारों लोगों के मृत्यु का कारण बनूंगी। मैं 5 से 7 हजार लोगों की मैं जान ले लूंगी, लेकिन जो सतर्क रहेंगे, जो सजग रहेंगे, वे मेरे चुंगल में नहीं आ पाएंगे। राजा इस संदेश को पा करके बहुत ही चिंतित हुआ और अपने मंत्रिमंडल के साथ में विचार विमर्श करके पूरी नगरी में उसने इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसके कारण हर तरफ महामारी की दहशत एवं डर का माहौल बन गया। लोगों में भय व्याप्त हो गया
खैर वो महामारी आई और अपना प्रकोप समाप्त करके जब जाने लगी, तब राजा ने कहा कि ठहरो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। महामारी ने कहा, पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? तब राजा बोले कि तुमने 5 से 7 हजार लोगों की जान लेने की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो लाख से भी ज़्यादा जानें चली गई हैं। तब जानते हो उस महामारी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने तो 5 से 7 हजार ही जाने ली है, लेकिन आपने जो ये ढिंढोरा पिटवाया है मेरे कारण, ये जो दहशत का माहौल पूरी नगरी में बनाया है, बाकी सभी जाने तो उसी ने ली है, उसी का दुष्परिणाम है। मैं तो जितना बोली थी उतने को ही प्रभावित करके जा रही हूं। तो साथियों, आज के इस अदृश्य महामारी के समय में ठीक वैसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आजकल टीवी के न्यूज़ चैनल पर एवं अखबार पर ज़्यादा समय नहीं बिताएं, और हाँ, कोरोना के आंकड़ों को स्वयं देखना बंद कीजिए एवं दूसरों को भी फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। सावधानी रखिए, बस लापरवाही न करें और कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन कीजिए। देखिए, जितना दिमाग एवं मन सकारात्मक रहेगा, शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा, उतना ही चुस्त एवं दुरुस्त रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत हैं। ध्यान रखिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए संयम रखें, सावधानी बरतें और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना करके रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वैसे सभी स्टूडेंट्स इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में दिनांक 19 फरवरी 2021 को प्रथम पाली के एग्जाम में अर्थात सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में शामिल हुए थे। क्योंकि उस दिन की परीक्षा पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द कर दी गई थी और उस परीक्षा में शामिल बहुत से छात्र बार बार आज फोन करके यह पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा फिर से होगी और यदि होगी तो पुनः क्या एडमिट कार्ड दोबारा मिलेगा। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना ने अपने विज्ञापन के माध्यम से जो स्पष्ट कर दिया है, वही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट यदि हमारे साथ पहली बार इस चैनल पर जुड़े हों और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर जारी होने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार बोर्ड ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि यदि आप 8 मार्च को पुनः होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में शामिल नहीं होते हैं तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि वे स्टूडेंट जो 19 फरवरी 2021 के प्रथम पाली के एग्जाम में शामिल हुए थे, उन्हें हर हाल में यह परीक्षा देनी होगी। अर्थात उस दिन कोई भी आपके पास कार्य हो, कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य हो, उसको छोड़ करके इस परीक्षा के लिए आप अवश्य चले जाइएगा। और मैं बता दूं कि इस परीक्षा के लिए न तो आपका परीक्षा सेंटर बदला है और न ही आपको नया एडमिट कार्ड मिलेगा। अर्थात अपने पहले वाले एडमिट कार्ड को लेकर के आप 8 मार्च दिन सोमवार सुबह 9:30 बजे प्रथम पाली के एग्जाम में अपनी परीक्षा पुनः दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड द्वारा जारी ये जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी और आप सभी की शंकाएं दूर भी हो गई होंगी।
तो मैं आप सबसे यह भी आशा करता हूं कि इस चैनल पर एग्जाम में सफलता पाने से संबंधित अन्य वीडियो को भी आप सब अवश्य देखिएगा और एक सफल परीक्षार्थी के रूप में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को भी अवश्य प्राप्त कीजिएगा। बोर्ड की यह जानकारी से संबंधित इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मैं फिर आप सबसे एग्जाम से संबंधित कुछ नई बातों को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के अपनी अगली वीडियो में शीघ्र ही मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक शिक्षक अपनी क्लास में 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए सोचा। वे अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और छात्रों को दिखाते हुए कहा कि क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, जी सर, आपके हाथ में 100 रुपए का नोट है। तब टीचर बोले कि अच्छा, इसे कौन कौन लेना चाहेगा? उनकी बात को सुनकर के सभी बच्चे उत्साहित होकर के उसे लेने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसके बाद जानते हो उस टीचर ने क्या किया? उन्होंने उस 100 रुपए के नोट को बुरी तरह से अपने हाथों में मरोड़ते हुए उसे मसल करके कुचल दिया और अब फिर बच्चों को वह नोट दिखा करके कहा कि यह नोट अब कुचला जा चुका है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? उनकी बात को सुन करके फिर से सभी बच्चों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसके बाद शिक्षक ने अंतिम बार जानते हैं क्या किया? उन्होंने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और गिरा करके उसे मिट्टी में खूब लसारा, खूब उसे रगड़ते हुए बुरी तरह से गंदा कर दिया। फिर उस गंदे हुए नोट को नीचे से टीचर ने उठाया और बच्चों को पुनः दिखाते हुए पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? ये तो अब बिल्कुल ही गंदा हो गया है। जानते हैं इस बार क्या हुआ? इस बार फिर उन सभी बच्चों ने उस नोट को लेने के लिए अपने दोनों हाथ फिर से ऊपर उठा दिए। थोड़ी देर के बाद शिक्षक ने उन बच्चों को समझाया कि देखो बच्चों, जब इस नोट को मैंने अपने जेब से निकाल कर दिखाया तब ये 100 रुपए का नोट था। फिर जब मैंने अपने हाथ से उसे कुचल दिया, रगड़ दिया, मरोड़ करके आप लोगों को दिखाया तब भी इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए ही थी। और अब जब अंत में मैंने उसे मिट्टी में मिला करके गंदा कर दिया, उसे मैला कर दिया, फिर भी इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही आप सभी की भी कीमत है। इंसान की जो काबिलियत है उसे हमेशा जीवन में बनाए रखना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आपत्ति हो, कैसा भी विपत्ति हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी चाहिए। आपको अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, अनोखा है एवं सुंदर है। इसलिए साथियों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो संदेश आप सबको अवश्य पसंद आया होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ YouTube चैनल पर। साथियों, यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की अक्सर यह शिकायत रहती है कि जब भी वे कभी पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ देर तक पढ़ाई करते हैं तो उन्हें आलस्य सताने लग जाता है, उन्हें जो है नींद आने लग जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक सर्वे के अनुसार करीब 80% जी 80% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी वे कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता है, या थोड़ी देर पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लग जाती है या उन्हें आलस्य सताने लगता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है?
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उसका सबसे एक महत्वपूर्ण जो रीजन है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कारण है, वह यह है कि पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग को तैयार ही नहीं कर पाते हो। जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जो है ना, हमारा जो ये दिमाग है, ये हमेशा मनोरंजन के लिए एवं एंजॉयमेंट के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसलिए क्या होता है कि गेम खेलने में या मूवी देखने में हमें क्या होता है कि जल्दी नींद नहीं आती है। तो आप क्या कीजिए कि पढ़ाई में ही उसको अच्छे से मन लगाने के लिए आप एंजॉयमेंट को ढूंढिए, आनंद को ढूंढिए, उत्साह को ढूंढिए, अपने मन को पुरस्कार दीजिए, उस पल को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए कि जब आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथी मित्र, आपके परिवार के जो पेरेंट्स जो हैं, वो आपके प्रति क्या रिएक्शन उनका होगा, कितना उल्लास का, कितना आनंद का वातावरण हो जाएगा। उसको जब आप याद करेंगे तो उसी पुरस्कार के आधार पर जो है आपका जो है उसमें मन लगने लगेगा। एक चीज और मैं बता दूं, आपको अपना जो है वातावरण भी एडजस्टमेंट उसके साथ करना पड़ेगा, अनुकूल बनाना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि जो आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के लिए जगह को आप एकांत जगह का स्थान का चयन करें, शांत कमरे में बैठ करके पढ़ें। पढ़ते समय उसमें कमरे में आप क्या करें कि टीवी से दूरी बनाकर रखें, और हाँ, मोबाइल को पास में नहीं रहने दें, उससे भी दूरी बना करके रखें। और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कभी यदि आपको थकावट हो जाए, कभी इस तरह की बात हो जाए, तो रेस्ट करने के लिए जब भी आप अपने रूम से बाहर निकले तो भी मोबाइल पर समय ना बिताएं। जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि आप ब्रेक लेने के लिए रेस्ट ले रहे हैं, नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए रेस्ट ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मन में यह भाव आता है कि कल पढ़ लूंगा या फिर बाद में पढ़ लूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आज पढ़ लो और कल सुधार लो। जी, आज पढ़ लो और कल सुधार लो, या फिर अपना आज मस्ती कर लो और कल बिगाड़ लो। और हाँ, पढ़ते समय आप जो बाहरी थॉट्स जो हैं उसको बिल्कुल नहीं आने दीजिए। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। आप कई बार पढ़ते समय मन में भावना आ जाती है कि किसी पार्टी में जाना है, किसी बर्थडे में जाना है, या कोई खेल खेलने के लिए जाना है, कोई मूवी देखने जाना है। इन सारे थॉट्स को उस समय नहीं आने दीजिए। और एक चीज और, इन सभी के लिए आप अपना जो खान पान जो है वो सही और संतुलित रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। जी साथियों, इसके साथ साथ आपको अपना आचार विचार, आहार विहार, अपनी दिनचर्या, ये सब चीज भी नियमित रखना पड़ेगा, इनको भी संयमित रखना पड़ेगा। इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी बातों को में शामिल कीजिए। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, आपको मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपका जो मन है ना वो पढ़ाई में भी लगने लग जाएगा। तो साथियों, ध्यान रखना कि सफलता जो होती है ना वो एक दिन में कभी भी नहीं मिलती है। जी, सफलता एक दिन में कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन यदि ठान लीजिएगा तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तो साथियों, इस वीडियो संदेश से आपको बहुत सी प्रेरणाएं अवश्य मिली होंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए रामबाण सिद्ध होने जा रहा है जिनकी यह अवधारणा बन चुकी है कि किसी भी विषय को या किसी भी मैटर को वे रट करके ही याद रख सकते हैं।
जबकि याद रखने के अन्य तरीके भी तो अपनाए जा सकते हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट संदेश है। आप इसे पूरा देखने के बाद निश्चित रूपेण आपकी जो पहले से बनी हुई जो अवधारणा है वह आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स हमेशा अव्वल आते हैं और क्यों कुछ पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ हमेशा टॉपर आते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ इसका एक मुख्य कारण यही है कि कुछ प्रभावशाली तरीके और स्मार्ट टेक्निक्स है। जी हां, ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनको अपना करके हर स्टूडेंट्स अपने कठिन से कठिन विषय को बहुत आसान बना सकता है, अपने दुष्कर से दुष्कर कार्य को सुकर बना सकता है। मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही पथ प्रदर्शक होने जा रहा है। जैसा कि इसका टाइटल ही है कि रटना छोड़िए और अब स्मार्ट तरीकों से याद रखिए। जी, हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि रटंती विद्या फलंती नाही, अर्थात रटी रटाई गई जो विद्या है वो सर्वत्र और सर्वदा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। साथियों, पहले का जो पाठ्यक्रम होता था वो बड़ा सीमित होता था, छोटा होता था। इसीलिए उसको अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते थे, रट करके अपनी तैयारी कर लेते थे। लेकिन आज का जो वर्तमान समय का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है, अत्यंत व्यापक है। आज का जो करिकुलम है उसका रूप बृहद बन चुका है। इसलिए यदि आप उसको रट करके चाहेंगे कि अपनी सफलता को प्राप्त कर लें तो यह बहुत ही मुश्किल एवं दुष्कर कार्य है। इसीलिए आइए मैं आपको कुछ स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, कुछ प्रभावशाली ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो आपको 100% सफलता प्रदान करने में आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी चैप्टर को पहली बार पढ़ें तो पूरे चैप्टर को पढ़ते समय जो लाइन या जो कोटेशंस आपको इंपोर्टेंट लगे उसे क्या करें, उसे मार्कर से चिन्हित करते चलें। और चैप्टर समाप्ति के बाद तुरंत उन मार्किंग पॉइंट्स का सिंहावलोकन कर लें। जी हां, सिंहावलोकन का तात्पर्य होता है जब सिंह जब वन में चलता है तो अपने दाएं और बाएं अवश्य देखता है, कुछ दूरी तय कर लेने के बाद पीछे मुड़ करके भी देखता है। उसी तरह से जब आप अपने चैप्टर को पढ़ लें तो एक बार पुनरावृत्ति अर्थात सिंहावलोकन अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वह विषय वस्तु, वह चीज आपको देर तक याद रहती है। और जब आप उस विषय को कभी जब दोबारा पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है, आपका जो चिंतन है वो पहले पढ़े गए मैटर के साथ अपने आप को कोरिलेट करेगा, उसके साथ सह संबंध बनाएगा और इस तरह से विषय क्या होगा, इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप प्रथम बार किसी नई जगह पर यात्रा के लिए निकलते हैं, तो जब आप यात्रा में चल रहे होते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने में वह रास्ता बहुत बड़ा दिखाई देता है और आपको मंजिल भी बहुत दूर महसूस होती है। लेकिन जब आप उस रास्ते पर बार बार आना जाना शुरू कर देते हैं, जब आपका आवागमन बढ़ जाता है, तब वही रास्ता आपको छोटा और वही मंजिल आपको नजदीक लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है पुनरावृत्ति के कारण। जी, अधिकतम छात्रों के साथ ऐसा होता है कि वे जो भी चीज याद करते हैं या जो भी चीज रट लेते हैं तो एग्जाम आते आते क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को वो भूल जाते हैं और एग्जाम में लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं तो ध्यान दीजिए, उसका मैं एक महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि जो भी चीज हम
याद करते हैं उनमें से करीब आधे घंटे बाद, जी 30 मिनट के बाद 50% ही हमें याद रह जाता है। और एक सप्ताह बाद क्या होता है, उस 50% में से घट करके मात्र 20%, जी 20% ही हमें याद रहता है। इसलिए जरूरी है कि विषय वस्तु को हम जब भी पढ़ें समझ करके पढ़ें, और समय समय पर रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा कि वह जो विषय वस्तु होगी, वो जो चैप्टर होगा, वो जो मैटर होगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक और चीज, आप क्या कीजिए कि पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक टेक्निक अपनाइए, और वह टेक्निक है कोडिंग सिस्टम। जी, आप कोडिंग की सहायता लीजिए। आपको अपना एक कोड क्रिएट करना है, एक सूत्र बनाना है। वह कोड आप अपने किसी भी दृष्टिकोण से अपने समझने के अनुरूप उसको बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए यहां पर बाहु अजमशा औ, जी बाहु अजमशा औ, ये एक सूत्र है, एक कोड है। ये किस चीज का कोड है? यह जो है मुगल शासकों का एक क्रमबद्ध तरीका है, उनका नाम है। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या है? ये उनका एक क्रम है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक सूत्र रूप में, एक कोड रूप में बाहु अजमशा औ बना दिया। ये बाहु अजमशा औ आपको याद हो गया होगा मेरे बोलते बोलते ही। जी, इसी तरह से आप भी अपने सोच के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, अपने जीवन में घटित घटनाओं के अनुसार क्या करें, कोड बनाइए। ये आपको बहुत, ये चाबी के रूप में ये काम करेगा। साथियों, इसके अलावा मैं बता दूं कि जब भी आप कोई नया चैप्टर याद करें और जब आपको लगे कि याद हो गया है, तो आप क्या करें, अपने आप को जांचने के लिए आप पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए बिना देखे। यदि उस विषय वस्तु को आप 50-60% भी लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको लगभग वह याद हो गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा उस याद की गई विषय वस्तु को आप अपने मित्रों को सुनाइए, उन्हें समझाइए, और यदि कहीं भूल जाते हैं, उनमें चर्चा करते समय कुछ मिस कर जाते हैं, तो उसको घर पर आकर के पुनः अपने नोट्स को, अपने बुक्स को ओपन कीजिए और उस चीज को फिर से ध्यान से, गहराई से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। एक चीज और, आप हर चीज को रटने की अपेक्षा समझ कर पढ़ें। जी, विजुअलाइज करके पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखा हुआ जो चीज है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आप पिक्चराइज कर ले उसको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद स्टोरी में कन्वर्ट कर लिया करें, वो चीज आपको लंबे समय तक और बहुत देर तक याद रहेगी। एक चीज और, कि किसी भी जब विषय वस्तु को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें से यदि आप सही सही इंपॉर्टेंट कंटेंट को यदि पढ़ते समय समझ करके याद कर लिया, तो मैं बता दूं कि बाकी के जो 65 से 60% जो है बचा हुआ, उसका वो भी जो है रिजल्ट उसका उसी से कवर हो जाएगा, उसी से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आप प्रयोग करके देखिए। और मैं एक चीज और बता दूं कि यदि आप एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट एग्जाम आपका यदि नजदीक आ गया है, तो आप कोशिश करें कि सब कुछ ना पढ़ें, उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर ज्यादा अपना ध्यान दें। और यदि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो विषय वस्तु को होल रूप में पढ़ें, समग्र रूप में पढ़ें, यहां तक कि संबंधित टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन आप कीजिए विस्तृत रूप से। और साथियों, अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब पर लागू होनी चाहिए। इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खान पान में, अपने आहार विहार, आचार विचार, अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी पड़ेगी, नियमितीकरण करना पड़ेगा, अपने सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का, और समय का पालन कीजिए, समयबद्धता, पंक्चुअलिटी अपने जीवन में अपनाइए। मैं आपको बता दूं, अपने अंदर हमेशा यह भाव रखें कि मेरे अंदर, आपके अंदर जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन या बुरी चीजें हैं वह हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वह हमेशा के लिए, अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। यह भाव अपने सोच में हमेशा रखिए। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।
और मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है जो आज तक आपने हासिल नहीं किया है, तो आज कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो आज तक आपने कभी हासिल नहीं किया है, और वह है स्मार्ट टेक्निक्स, प्रभावशाली तरीके। जी, इन स्मार्ट टेक्निक्स को, इन प्रभावशाली तरीकों को आप अपनाइए और अपने जीवन को क्या कीजिए, अपने जीवन को आप स्मार्ट बना लीजिए, क्योंकि स्मार्ट लोग जीवन में हर जगह, हर क्षेत्र में अवश्य सफल हो जाते हैं। साथियों, आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात और मैं कह दूं कि यदि आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को बिजली के बल्ब की तरह प्रकाशित करना चाहते हैं, साथियों चमकाना चाहते हैं, तो मेरे इस जीवन पथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर ऐसे ही परीक्षा उपयोगी एवं शिक्षाप्रद संदेश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराने जा रहा हूं। साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इस वर्ष 2021 में मैट्रिक की जो परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उन प्रश्नों के आंसर शीट को बोर्ड ने जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैट्रिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की कब जारी होगा और फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसका भी आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा धैर्य रखिए कि मैट्रिक का जो रिजल्ट है वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभवतः आने की पूरी उम्मीद है, और उससे पहले इंटर की परीक्षा का जो रिजल्ट है वह भी मार्च के अंतिम सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, तब तक मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने वैकल्पिक प्रश्नों के जो उत्तर हैं जिसको बोर्ड ने जारी किया है, उस आंसर शीट से वे अपने प्रश्न को मिला करके आश्वस्त हो लीजिए। ये आंसर शीट बोर्ड द्वारा ली गई दोनों पालियों की परीक्षाओं की है। इससे संबंधित बोर्ड की लेटेस्ट सूचना पर भी आप जरा इधर ध्यान दीजिए, जो देखिए निम्न प्रकार से है। यहाँ बोर्ड ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सभी विषयों में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की विषय विशेषज्ञों की टीम से तैयार कराकर वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपलोड किया गया है। अतः परीक्षार्थी दिनांक 22 मार्च 2021 तक उक्त वेबसाइट पर रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की मैट्रिक एग्जाम 2021 लिंक अथवा biharboardonline.com के ग्रीवांस मेन्यू के ऑब्जेक्शन सेकेंडरी एग्जाम 2021 पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अर्थात आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड ने अपने आंसर की में उसे गलत दर्शाया है, तो आप बेझिझक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो लेकिन साथियों, बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण वेबसाइट उसकी खुल नहीं रही है, उसका सर्वर डाउन चल रहा है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आंसर की उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो को जगह जगह पर उसको रोक करके, पुश करके अपना आंसर मिलान कर लीजिएगा और आश्वस्त हो लीजिएगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों में से जो छात्र छात्राएं प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके द्वारा दिए गए पेपर्स के आंसर की को जरा इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम 17 फरवरी 2021 को प्रथम पाली में विज्ञान विषय का पेपर हुआ था, जिसके आंसर शीट निम्न प्रकार से हैं। ये आंसर इन पृष्ठों में है, इन्हें ध्यान से देखिए और मिलाइए। इसके आगे 18 फरवरी को प्रथम पाली में गणित का पेपर हुआ था। ये गणित के प्रश्नों के उत्तर हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से मिला लें जी। और ये आपके
19 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा था वो रद्द हो गया था। इस प्रकार से है, उसे भी ध्यान से मिला लीजिए। एक चीज ध्यान रखें, इसमें 80 क्वेश्चंस थे टोटल। हाँ, और ये अगला आपका जो आया ये 20 फरवरी का है। ये 20 फरवरी को आप अंग्रेजी विषय का पेपर दिए थे, उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो संख्या में 100 है। चलिए साथियों, 21 फरवरी को रविवार था और अब हम लोग 22 फरवरी को आए हिंदी के पेपर में। 22 फरवरी को प्रथम पाली में हिंदी का मिलान कीजिए। ये हिंदी के आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। चलिए 23 फरवरी को देखिए। 23 फरवरी में आपके 2 पेपर थे। पहला था संस्कृत। जो बच्चे प्रथम मातृभाषा में उर्दू का परीक्षा देते हैं उनके लिए हिंदी होती है, लेकिन जो हिंदी दिए थे उनके लिए संस्कृत था। चलिए, अब जो बच्चे उनके लिए जो है ये नन हिंदी है। ये नन हिंदी का क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए जी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पाली में। द्वितीय पाली में 17 फरवरी को ये विज्ञान के प्रश्न के जो उत्तर हैं इनको आप पहले मिलाइए। विज्ञान में भी 80 क्वेश्चन है। चलिए 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान को द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखिए। इसमें कुल 80 प्रश्न थे जिनका आंसर इस प्रकार से है। यह प्रश्न पत्र प्रथम पाली में रद्द हो गया था। चलिए इसके बाद 20 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर देखिए। अंग्रेजी के पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। इन प्रश्नों को सही से मिला लीजिए। चलिए आगे चलिए। 21 फरवरी को रविवार था और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देखिए। हिंदी का पेपर 22 फरवरी को, इसके आंसर मिलाएं। कुल टोटल 100 प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। इसके बाद में 23 फरवरी को 2 टाइप के प्रश्न पत्र हुए थे। संस्कृत के प्रश्न पत्रों की मिला लीजिए पहले। संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर हाँ इसी प्रकार से है। कुल 100 क्वेश्चन है। और अब द्वितीय भाषा के अंदर ही जो बच्चे प्रथम मातृभाषा में उर्दू लिए थे उनके लिए नन हिंदी का पेपर है। इसे देखा जाए, नन हिंदी के प्रश्नों में भी कुल 100 प्रश्न हैं। इनको बढ़िया से मिला लिया जाए। तो साथियों, आशा है कि आप सबने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से अपने आंसर शीट से मिला लिया होगा और आप संतुष्ट भी हुए होंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एक अजीब तरह का हमारे दिमाग में क्या होता है कि प्रश्न आने लगता है कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, उसमें सवाल कैसे होंगे, मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल किए हैं मस्ती और अब लिखना पड़ेगा जबरदस्ती। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त और अनूठा टिप्स मिलने वाला है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को सॉल्व करने में, अपने स्कोर को बेस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगी जी। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। देखिए, परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलते ही आप क्या करें, तुरंत उन्हें सॉल्व करना शुरू न करें।
क्योंकि बहुत से छात्रों में क्या होता है कि उनमें स्टार्टिंग में कुछ घबराहट होती है, कुछ डर सा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ तक कि उनका हाथ भी कांपने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या करें कि शुरू के जो सेकंड्स होते हैं उनमें आप अपनी दोनों आंखें बंद करके और कुछ सेकंड तक एक दो लंबी और गहरी सांसें एक दो बार छोड़िए और अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपने मन में एक भावना लाएं। क्या भावना लाएं? अपने मन में एक भावना लाएं कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ऐसे कम से कम 3 बार आप अपने मन में दोहराएं और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू के मिनटों में प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें और उनमें से जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से याद हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, उन प्रश्नों पर कुछ निशान लगा लें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। यदि मान लें कि आपको 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न ही आते हैं और 5 नहीं ठीक से आते हैं, तो आप क्या करें कि सबसे पहले उन 25 प्रश्नों को सॉल्व करें और उत्तर लिखते समय उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सेकेंड राउंड में इन 25 प्रश्नों को करने के बाद सेकेंड राउंड में उन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। उन 5 के कारण ये आपके 25 डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जी, एक बात और ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जो भी प्रश्न आपको ठीक से नहीं आता है उन्हें आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। जी, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। उन्हें भी उन प्रश्नों को क्या करें, अपने अनुभव, अपने समझ, अपने विवेक और प्रसंग के अनुसार उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जो संभवतः एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होगा लेकिन रिलेटेड जरूर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के परीक्षाओं में क्या होता है कि नेगेटिव मार्क्स तो होते नहीं हैं और यदि सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनसे मिलने वाले अंक भी आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होंगे और यदि कुछ जवाब लिखेंगे तो अवश्य कुछ अंक प्राप्त होने की संभावना आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी। जी हाँ, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय, उनका उत्तर देते समय उस प्रश्न के क्या करें, शब्दों पर अपनी समझ बढ़ाएं, क्योंकि उसके आंसर तो आपको आते ही नहीं है और वो जिस प्रसंग के अनुसार पूछे गए हैं उसी पर अपनी समझ को बना करके उसी आधार पर आप उत्तर देना शुरू करें। ऐसा करने से यह भी हो सकता है कि आपने उसका सटीक आंसर ही लिख दिया हो जो बिल्कुल सही हो, ऐसा हो सकता है। एक चीज और, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी लेवल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उन प्रश्नों में क्या करें कि जिनके आंसर बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको भी बिल्कुल ना छोड़ें। उनके लिए आप क्या करें कि एक तुक्का लगाइए। जी, तुक्का लगाने के क्रम में आप क्या करें कि सबसे पहले सी वाले को प्रायोरिटी दें, उसके बाद बी ऑप्शन को प्रायोरिटी दें, उसके बाद डी और सबसे कम लास्ट में ए को आप प्राथमिकता दीजिए। जी, ऐसा बिल्कुल करके देखिए। और उत्तर लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। हर उत्तर के बाद में क्या करें कि 1-2 लाइन की गैपिंग छोड़े कि अंतर दिखे कि यह अलग प्रश्न का उत्तर है और यह अलग प्रश्न का उत्तर है। हैंडराइटिंग आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में लिखते तो आप हैं लेकिन पढ़ता तो कोई और है, कॉपी तो कोई और जांच करता है। इसीलिए ऐसा लिखें कि सब पढ़ पाए और सबके समझ में आए। एक चीज और, पेन से काटने का जो तरीका होता है वो भी सही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल उसको पोंछ देते हैं स्याही, उसको ऐसा नहीं करना है। पेन से काटने का तरीका है, उसको 1 या 2 लाइन खींच दीजिए और आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जी, और एग्जाम में आप अपना 100% दीजिए बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। बहुत परेशान रिजल्ट को लेकर के नहीं होना, क्योंकि अभी आपको एग्जाम फेस करना है, इसीलिए रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो होता है वो पूरी जिंदगी नहीं है। एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी का केवल और केवल मात्र एक हिस्सा भर है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। चलिए, आशा है ये टिप्स आप अपनाएंगे
और यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रेरणादायक वीडियो संदेश में। यह वीडियो संदेश आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं स्पेशल होने जा रहा है। बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न राज्यों द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने जा रही है। इन परीक्षाओं में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र छात्राएं शामिल होकर के अपने विगत वर्षों में किए गए परिश्रम को सफल करने जा रहे हैं। उन छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा में 100% सफलता पाने के लिए कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले उन छात्र छात्राओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पेपर में बैठने जा रहे हैं, उन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों की रूपरेखा क्या होगी, उस परीक्षा में लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं और प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, यह सभी बातें आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आपको सर्वप्रथम बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर्स का अवलोकन गहराई से करना पड़ेगा। कम से कम 3-3 मॉडल पेपर्स, जी हाँ, 3-3 सैंपल पेपर्स के सेट को आप बना करके परीक्षा से पहले एक अभ्यास कर लें। इससे होगा क्या, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके अंदर की जो झिझक होगी, जो डर होगा, वह दूर हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले इस प्रक्रिया से कई बार गुजर चुके हैं। अपने आप को पूर्व से आप तैयार पाइएगा। साथियों, इसके अलावा बेहतरी के लिए इस समय आप जो है बेसिक चीजों को पढ़ना शुरू करें। अपने बुक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें। उन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें जो बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, जो वार्षिक परीक्षाओं में अक्सर जो है रिपीट होते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी आप देखें। और हाँ, अब जो यह समय है, यह समय ओवरऑल बुक्स को पढ़ने का नहीं है, बल्कि अब आप नोट्स को पढ़ना शुरू करें। सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, क्लास में लिखाए गए नोट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं उनको उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और चैप्टर को अब समराइज करके पढ़िए। अभी आपको स्कोर करने के बारे में सोचना है। जी हाँ, अभी स्कोर करने के बारे में सोचना है, नॉलेज गेन करने के बारे में ज्यादा मत सोचिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम टेबल को फॉलो करें, क्योंकि टाइम टेबल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए रीढ़ का हड्डी होता है, यह बैकबोन होता है। टाइम टेबल हमारे माइंड को सेटअप देता है, एक दिशा देता है, एक मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि कोई टाइम टेबल या कार्य योजना न हो तो समुचित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको यदि किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे। ऐसे ही तो अचानक नहीं चल पड़ेंगे। यदि चल पड़ेंगे तो क्या होगा, दिशा भूल सकते हैं, रास्ता भटक सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं, चोटें लग सकती हैं, अर्थात लक्ष्य से विहीन हो सकते हैं और समय भी ज्यादा लग सकता है। इसीलिए टाइम टेबल के अंतर्गत जो है आप जो बनाते हैं रूटीन, उसका पूरा फॉलो करें। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग पीरियड में जो सुबह का समय है, उस समय आप उन विषयों को पढ़ें, उन विषयों को रखें जिनमें आपको ज्यादा याद करने वाली चीजें हो, ज्यादा रटने वाली चीजें हो। थ्योरेटिकल विषय को महत्व दीजिए
और दोपहर में उन विषयों को पढ़ें जिनमें आप माइंड ज़्यादा लगाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और शाम और रात में आप लेखन कार्य को कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। और एक गलती जो अक्सर बहुत से छात्र करते हैं कि प्रतिदिन, अब जो समय है यह समय है प्रतिदिन हर विषय को टच करने का। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं या आर्ट्स या हल्के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हल्का मान करके प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं, और एडवांस और जो भास्ट जो साइंस टाइप के जो मैथमेटिक्स जो विषय है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह जो समय है, इस समय हर विषय को आप प्रतिदिन देखें, प्रतिदिन रिवीजन करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स को आप कुछ ज़्यादा समय दीजिए और आर्ट्स और लैंग्वेज को कुछ कम दीजिए, लेकिन प्रतिदिन हर विषय को समय दीजिए। साथियों, याद रखना, यह जो आपका समय है यह लाइफ का गोल्डन पीरियड है, यह स्वर्णिम समय है। इस समय कोई गलती या कोई त्रुटि बिल्कुल ना हो पाए। क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि समय जो है आपका है, समय आपका है। आप चाहो तो इसे सोना बना दो या आप चाहो तो इसे सोने में गुजार दो। साथियों, आशा है कि यह मेरा वीडियो संदेश आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं बहुत जल्द हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एक अजीब तरह का हमारे दिमाग में क्या होता है कि प्रश्न आने लगता है कि प्रश्न पत्र कैसा होगा, उसमें सवाल कैसे होंगे, मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल किए हैं मस्ती और अब लिखना पड़ेगा जबरदस्ती। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त और अनूठा टिप्स मिलने वाला है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को सॉल्व करने में, अपने स्कोर को बेस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगी। जी, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। देखिए, परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलते ही आप क्या करें, तुरंत उन्हें सॉल्व करना शुरू न करें। क्योंकि बहुत से छात्रों में क्या होता है कि उनमें स्टार्टिंग में कुछ घबराहट होती है, कुछ डर सा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ तक कि उनका हाथ भी कांपने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या करें कि शुरू के जो सेकंड्स होते हैं उनमें आप अपनी दोनों आंखें बंद करके और कुछ सेकंड तक एक दो लंबी और गहरी सांसें एक दो बार छोड़िए और अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपने मन में एक भावना लाएं। क्या भावना लाएं? अपने मन में एक भावना लाएं कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ऐसे कम से कम 3 बार आप अपने मन में दोहराएं और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू के मिनटों में प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें। और उनमें से जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से याद हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, उन प्रश्नों पर कुछ निशान लगा लें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। यदि मान लें कि आपको 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न ही आते हैं और 5 नहीं ठीक से आते हैं, तो आप क्या करें कि सबसे पहले उन 25 प्रश्नों को सॉल्व करें और उत्तर लिखते समय उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और सेकेंड राउंड में इन 25 प्रश्नों को करने के बाद सेकेंड राउंड में उन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। उन 5 के कारण ये आपके 25 डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए।
जी, एक बात और ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जो भी प्रश्न आपको ठीक से नहीं आता है उन्हें आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। जी, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, उन्हें भी उन प्रश्नों को क्या करें, अपने अनुभव, अपने समझ, अपने विवेक और प्रसंग के अनुसार उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जो संभवतः एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होगा लेकिन रिलेटेड जरूर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के परीक्षाओं में क्या होता है कि नेगेटिव मार्क्स तो होते नहीं हैं, और यदि सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनसे मिलने वाले अंक भी आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होंगे। और यदि कुछ जवाब लिखेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ अंक प्राप्त होने की संभावना आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी। जी हाँ, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय, उनका उत्तर देते समय उस प्रश्न के क्या करें, शब्दों पर अपनी समझ बढ़ाएं, क्योंकि उसके आंसर तो आपको आते ही नहीं है और वो जिस प्रसंग के अनुसार पूछे गए हैं उसी पर अपनी समझ को बना करके उसी आधार पर आप उत्तर देना शुरू करें। ऐसा करने से यह भी हो सकता है कि आपने उसका सटीक आंसर ही लिख दिया हो जो बिल्कुल सही हो, ऐसा हो सकता है। एक चीज और, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी लेवल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उन प्रश्नों में क्या करें कि जिनके आंसर बिल्कुल भी नहीं आते उनको भी बिल्कुल ना छोड़ें। उनके लिए आप क्या करें कि एक तुक्का लगाइए। जी, तुक्का लगाने के क्रम में आप क्या करें कि सबसे पहले सी वाले को प्रायोरिटी दें, उसके बाद बी ऑप्शन को प्रायोरिटी दें, उसके बाद डी और सबसे कम लास्ट में ए को आप प्राथमिकता दीजिए। जी, ऐसा बिल्कुल करके देखिए। और उत्तर लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। हर उत्तर के बाद में क्या करें कि एक दो लाइन की गैपिंग छोड़े कि अंतर दिखे कि यह अलग प्रश्न का उत्तर है और यह अलग प्रश्न का उत्तर है। हैंडराइटिंग आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में लिखते तो आप हैं लेकिन पढ़ता तो कोई और है, कॉपी तो कोई और जांच करता है। इसीलिए ऐसा लिखें कि सब पढ़ पाए और सबके समझ में आए। एक चीज और, पेन से काटने का जो तरीका होता है वो भी सही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल उसको पोंछ देते हैं स्याही लिख, उसको ऐसा नहीं करना है। पेन से काटने का एक तरीका है, उसको एक या दो लाइन खींच दीजिए और आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जी, और एग्जाम में आप अपना 100% दीजिए बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। बहुत परेशान रिजल्ट को लेकर के नहीं होना, क्योंकि अभी आपको एग्जाम फेस करना है, इसीलिए रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो होता है वो पूरी जिंदगी नहीं है। एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी का केवल और केवल मात्र एक हिस्सा भर है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। चलिए, आशा है ये टिप्स आप अपनाएंगे और यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी कुछ टिप्स के साथ, कुछ मार्गदर्शन के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित होने जा रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।